एंटायर मराठा टेरिटरी को, शिवाजी के पास जो भी टेरिटरी था उनको शिवाजी ने दो हिस्सों में बांटा था। पहला स्वराज, जिसको कई बार मुल्क कदीम कहा गया, जो शुरू से मेरे पास है, मुल्क कदीम। और एक नाम उन्होंने दिया जो दूसरा ऐसा हुआ है, मुल्क गिरी। मुल्क गिरी क्या था कि ये वो जो था, फुल्ली अंडर कंट्रोल, फुल्ली अंडर कंट्रोल ऑफ शिवाजी। शिवाजी की जो अपनी टेरिटरी थी उनको उन्होंने स्वराज या मुल्क कदीम का था। मुल्क गिरी क्या था? मुल्क गिरी वो टेरिटरी था जो शिवाजी के सुजरैनिटी के अंदर में आता, मतलब जिन्होंने शिवाजी के मुख्तारी को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ शिवाजी है, हम उनके अधीन होकर काम करेंगे। ऐसे टेरिटरी को मुल्क गिरी का नाम दिया गया था। अब इन दो किंगडम के साथ ट्रीटमेंट भी बाद में शिवाजी ने अलग किया, लेकिन इनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक इनका काउंसिल था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह अकबर के नौरत्न बड़े फेमस थे, उसी तरह या एक और राजा थे विजयनगर एम्पायर के, कृष्णदेव राय, उनके काउंसिल बड़ी फेमस थी। उसी तरह शिवाजी के भी एक काउंसिल था। शिवाजी के काउंसिल में एक चीज समझ लीजिए कि सुप्रीम हेड जो होता था वो राजा था। काउंसिल को इतना पावर नहीं था कि राजा के ऊपर चला जाए। तो आप कुछ भी पढ़ने वाले हैं तो ये याद रखिए कि राजा सबसे ऊपर है, सुप्रीम हेड वाज शिवाजी, मतलब राजा सबसे ऊपर है। अब उस राजा की हेल्प करने के लिए काउंसिल होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोलते थे अष्ट प्रधान। प्रधान मतलब हेड, आठ हेड। यानी कि शिवाजी के काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स थे? आठ। अब ये आठ लोग कौन कौन से थे, इनका नाम और इनका इंग्लिश में डेजिग्नेशन आपको दोनों याद होना चाहिए। पेशवा, अमात्य, मंत्री, सामंता, सचिव, पंडित राव, न्यायाधीश, सेनापति। तो ये डेजिग्नेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी समझिए या जो भी समझिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पेशवा वॉज द प्राइम मिनिस्टर। पेशवा का नाम तो आपको इतनी बार पढ़ना पड़ेगा कि आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अमात्य का मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्टर। मंत्री वॉज क्रॉनिकलर, स्टोरियन जिसको बोलते हैं हम लोग। सामंत फॉरेन मिनिस्टर। सचिव मिनिस्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, इंटेलिजेंस सर्विस बोल सकते हैं इसको। पंडित राव इक्लेसियास्टिकल हेड। धर्म के मामले में कुछ भी होगा, जैसे हम लोग इसको ऐसे समझिए कि एक काजी की तरह पढ़ रहे थे सुल्तानेट पीरियड में, ये उसी तरह पंडित राव शिवाजी के किंगडम में एक स्टेटस एंजॉय करते हैं। न्यायाधीश वाज चीफ जस्टिस एंड सेनापति वाज कमांडर इन चीफ। तो ये आठ लोग थे जो शिवाजी के काउंसिल को सजा के बैठे हुए थे। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो आठ लोग थे वो हेल्प कर रहे थे राजा को। इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं था कि राजा इनकी वजह से राजा बना हुआ है या पपेट होगा। यहाँ राजा हर हाल में सुप्रीम रहेगा। इवन चीफ जस्टिस के ऊपर भी जाकर अगर किसी को अपील करना है तो वो कहाँ जाकर अपील कर सकता है? राजा के। जब हम टेरिटरी की डिवीजन करते हैं तो टेरिटरी को तीन हिस्से में डिवीजन किया था। पहला तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो आइडेंटिफिकेशन के लिए रिकॉग्निशन दो तरह था, इसको रिकॉग्नाइज किया था।
एक स्वराज एक मुल्कगिरी, मतलब एक वो इलाका जो मेरे अंडर है और एक वो इलाका जो मेरे अधीन होकर काम कर रहा है। तो मेरे अंडर जो इलाका है वो किस तरह से होगा, तो डिवीजन ऑफ स्वराज किस तरह से काम करेगा। स्वराज का डिवीजन नंबर वन, तीन हिस्से में प्रांत में बटा हुआ था। शिवाजी का जो टेरिटरी था वो प्रांत, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रोविंस, स्टेट। टोटल कितने थे, थ्री, तीन हिस्सों में बटा था। हर एक प्रांत को फर्दर डिवाइड किया गया था। हर प्रांत को जो एडमिनिस्टर कर रहा था बाय मामलतदार, इसको आप इंग्लिश में वाइसरॉय बोल सकते हैं। कि हर एक, जैसे हमारे यहाँ आज की डेट में चीफ मिनिस्टर है, उसी तरह वाइसरॉय शिवाजी ने उसको कहा था मामलतदार। हर एक प्रांत फर्दर डिवाइड किया गया था परगना में। इसको हम लोग उस वक्त कहा जाता था तर्फ। हर एक प्रांत फर्दर डिवाइड हुआ था तर्फ में। तर्फ को मुगल इंडिया में हम लोग या शिवाजी के वक्त में बोलते थे परगना, और इसी परगना को आजकल हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट। हर एक परगना का जो चीफ था उसको लोग बोलते थे हवलदार। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक तरह का मेयर या जो भी उस तरह के हेड होता है। और जो लोअर यूनिट था वो था विलेज। लोअर यूनिट था विलेज। विलेज अर्ली पीरियड में जो विलेज की देख रेख करते थे उसको बोलते थे देशमुख और देश पांडे। ये कुछ डिवीजन थे स्वराज के। बाद में ये देशमुख और देश पांडे वगैरह का नाम बदला गया। नाम बदल कर क्या रखा गया, कारकुन। शिवाजी ने जब अपना रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया, देखिए यही लोग तो इंचार्ज थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के। तो रेवेन्यू सिस्टम जब शिवाजी ने रिफॉर्म किया तो इसमें रिमूव्ड देशमुख एंड कुलकर्णी, और इसके बाद अपॉइंट किया इसी काम को करने के लिए एक नया डेजिग्नेशन बनाया गया जिसको नाम रखा गया कारकुन। आपसे एग्जाम में ये कारकुन के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि हु वर कॉल्ड कारकुन। कारकुन को रखा गया। ये लोग एक्चुअली रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। एक चीज और याद रखिएगा कि कोई भी पोस्ट, चाहे वो हवलदार का हो, मामलतदार का हो, या आपके अष्ट प्रधान में किसी एक का हो, कोई भी पोस्ट हेरिडिटरी नहीं था कि बाप के मरने के बाद उसके खानदान वाले किसी को मिलेगा। जो इस तरह से राजा की नजर में अपने आप को प्रूव कर पाएगा कि हम एबल है, राजा उसको उस पोस्ट पर बना देगा। एक नंबर। दूसरा, पेशवा और जितने भी अष्ट प्रधान के मेंबर्स थे ऑल वेर ब्राह्मण। ये सारे लोग क्या होंगे, ये ब्राह्मण ही होंगे। कोई और धर्म के लोग या कोई और कास्ट के लोग जाएंगे नहीं। स्पेशली पेशवा के लिए ब्राह्मण में भी एक कास्ट था जिसको बोलते थे चित्पावन ब्राह्मण। तो ये पोस्ट यही लोग होल्ड कर सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक अपना रेवेन्यू सिस्टम। एक चीज तो समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू का बहुत बड़ा रोल होता है, और रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर से। उस वक्त एग्रीकल्चर ही, जमीन के ऊपर जो टैक्स मिलती थी उसी से किया जाता था। तो शिवाजी का जो रेवेन्यू सिस्टम था, मलिक अंबर कौन, अभी मैंने बोला कि एक नायाब गवर्नर प्राइम मिनिस्टर था अहमदनगर का। तो जिस तरह से उसने अपने वहां पे रेवेन्यू कलेक्ट करना का प्रिंसिपल डाला था उसी को फॉलो किया। अगेन रेवेन्यू में कहा गया क्या, कि टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना, 33%। और कई बार आपको वन थर्ड भी बोलेगा, वन थर्ड ऑफ द ग्रॉस चलेगा। बाद में इसी चीज को बढ़ाकर 33% को बढ़ाकर कर दिया जाता है
40%, दैट इज 2/5 ऑफ द ग्रोथ। शुरू में 33% रहता है, बाद में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, 40%। ये टैक्स आप दो तरीके से दे सकते हैं, या तो आप कैश में पे कर दें या काइंड में, मतलब किसी और तरीके से, अनाज हो, जेवर हो, जो भी आपको समझ में आता है उस तरह से आप पे कर सकते हैं। मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था? मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था चौथ और स्वदेश मुखी। चौथ क्या था? ये एक तरह का एक्सटॉर्शन मनी था, ठीक है। 1/4 ऑफ द रेवेन्यू, मतलब हम जिस किसी स्टेट को 1/4 ऑफ द रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो भी नेबरिंग स्टेट होगा वो अगर अपने टोटल रेवेन्यू का 1/4 हमको दे रहा है तो हम उस पर कभी अटैक नहीं करेंगे, इसकी गारंटी है। मराठा अटैक नहीं करेगा। तो एक तरह का एक्सटॉर्शन मनी बोल सकते थे। स्वदेश मुखी क्या था? इन सब के बाद 1/10 एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, 1/10वां हिस्सा लैंड के ऊपर था ये। चौथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो भी हो रहा है उसका मिलिट्री अटैक आप पे ना हो, उससे प्रोटेक्शन के लिए आपको 1/4 देना पड़ेगा। और 1/10 ऑफ द अमाउंट आपकी जमीन के ऊपर है, ये भी नेबरिंग कंट्री से ही कलेक्ट किया जाता था। जुडिशियरी, देखिए, नो प्रॉपर कोर्ट सिस्टम था। प्रॉपर कोर्ट सिस्टम तो था ही नहीं। हाँ, इंसाफ जरूर था। शिवाजी के टेनियर में ऐसा नहीं था कि नाइंसाफी होती थी या जाती थी। शिवाजी खुद भी काफी तकलीफ से उभर कर वहां तक राजा बने थे, तो उन्होंने कभी अपनी लाइफ टाइम में नाइंसाफी होने नहीं दिया किसी के साथ। इवन शिवाजी का, मैंने बोला ना कि उनकी लड़ाई मुस्लिम के खिलाफ नहीं थी या किसी और धर्म के खिलाफ नहीं थी, भले आज की डेट में हम लोग को बताया जो भी जाए, उनकी लड़ाई थी सर्टेन रूलर्स के खिलाफ। वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सब थे। जो नोटेबल फाइट्स है वो मुस्लिम के अगेंस्ट में। तभी उन्होंने ख्वाब देखा था कि मुस्लिम ही राजा क्यों बने, हिंदुओं का भी एक राजपाट हो। इवन उनके टेनियर में उन्होंने किसी भी धार्मिक स्थल को, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, उसको तोड़ने से मना किया था। कुरान की कॉपीज जलाने से मना किया था। उसको तकलीफ देने से मना किया था। औरतें और बच्चों और बूढ़ों पे हथियार उठाने से मना किया था। आर्मी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, ये सारी चीजें फॉलो करनी होंगी, इन सब के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। शिवाजी चूंकि खुद एक काफी रूट लेवल से उसको ऊपर आए थे, तो उन्होंने इन चीजों को बहुत ज्यादा इज्जत देकर रखी थी। फिर भी कोर्ट सिस्टम नहीं था, तो भी इंसाफ देने के लिए उन्होंने कुछ एक पोस्ट बनाए थे, जिनका नाम पोस्ट बनाए थे, उस पोस्ट को बोलते पटेल। देखिए, मैटर्स दो तरह के हुआ करते थे, एक था सिविल मैटर और एक था क्रिमिनल मैटर। सिविल मैटर जो होता है वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में हो जाएगा, तो इसके लिए कहा गया था कि पंचायत बिठाइए और सेटलमेंट कर लीजिए, पंचायत के जरिए ये मैटर सोल्व होगा। लेकिन अगर क्रिमिनल मैटर होगा तो इसको हियरिंग करेगा एक सरकार का ऑफिशियल, जिसको हम बोलेंगे पटेल, ठीक है। तो सिविल ऑफेंसेस पंचायत में और क्रिमिनल ऑफेंसेस का हियरिंग पटेल के पास होती थी। दोनों ही सूरत में, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, इसके ऊपर एपेलेट अथॉरिटी जो था वो था न्यायाधीश। और अगर यहां भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फाइनली आप कहाँ जा सकते हैं? किंग के पास। और किंग कौन है? खुद शिवाजी। यही है अपने शिवाजी। टोटल हिस्ट्री शिवाजी का जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी।